आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर बुखारी। वफाकी काबीना ने 5 IPPs के साथ मुआहदे खत्म करने की मंजूरी दे दी है और काबीना इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुआहदों की मनसूखी का ऐलान करते हुए कौमी खजाने को होने वाली बचत के हवाले से काबीना को एतमाद में लिया। 5 IPPs के जो टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे ये खत्म कर दिया गया है मुकम्मल तौर पर। इससे बिजली के सार्फिन को 60 अरब रुपए का हर साल फायदा पहुंचेगा। नतीजे में कौमी खजाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले चंद महीनों के अंदर अपने इस 8 से 10 रुपए फी यूनिट की कमी के हदफ को इंशाल्लाह पूरा करें और उसकी शुरुआत आज इन IPPs के एग्रीमेंट के साथ हो चुकी हुई है। जैसा कि हमने आपको गुज़िश्ता रोज बताया, हपको, लालपीर, रूश, सबा और एटलिस पावर प्लांट्स के मुआहदे मनसूख किए जा रहे हैं। इन्हीं IPPs ने आज अपने बोर्ड्स के हंगामी इजलास भी तलब किए। लालपीर और हब पावर कंपनी के बोर्ड्स इजलास में बिजली खरीदारी मुआहदों, ईंधन की फराहमी और मुत्तलका गारंटीज के हवाले से बातचीत हुई। IPPs से मुआहदों के खात्मे के साथ साथ हुकूमत ने टैक्स चोरी के हवाले से सख्त तरीन एक्शन लेने का भी फैसला कर लिया है। ऐलान किया गया है कि टैक्स फ्रॉड रोक कर दिखाएंगे, टैक्स चोरों को गिरफ्तार करेंगे, 10 साल कैद और 1 अरब तक सजा दिलवाएंगे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये इतलात आज वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ेयाल ने अपनी मुआशी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किए और इन इकदामात को वॉर ऑन टैक्स फ्रॉड का नाम दिया। Individual responsible for consequences of sales tax fraud. अब इसमें certainly जो owners of the business हैं उन पे the buck stops there. उसके अलावा जितने भी partners हैं, stakeholders हैं who are engaged in this fraud, and then the management of the companies. इसके जो consequences हैं, immediate arrest है, 5 साल अगर आपने evasion की है up to 1 billion और 10 साल if the amount evaded is more than 1 billion. So I think that's where we're going to stop. This kind of leakage we simply cannot afford. वजीर खजाना ने खुले बंदो ऐलान किया कि कंपनियों के छूट को बर्दाश्त नहीं करेंगे और 128 अरब रुपए टैक्स चोरी हो रही है। टैक्स टू GDP 13% तक ले जाएंगे। वजीर खजाना ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस टैक्स रिजीम से जुड़े 5 सेक्टर्स को नेम भी किया और शेम भी कि जो सेल्स टैक्स पूरा नहीं दे रहे। स्टील में 33 बिजनेसेस, दे रिप्रेजेंट रफली 50% ऑफ टोटल रिपोर्टेड सेल्स। इसमें अगर हमने जो तखमीना लगाया है वो तकरीबन 29 बिलियन का है ऑफ सेविंग्स। हाँ, तो टैक्स फ्रॉड कह रहे हैं चेयरमैन साहब, ये वो जो पैसा है जो एक्सचेकर में आना चाहिए, जो ट्रेजरी में आना चाहिए, जो नहीं आया। अब आप सीमेंट में जाइए जी, तो ये 19 बिजनेसेस हैं which actually represent 100% of the total reported sales. This is roughly 11 billion shortfall in terms of what we should be getting in the tax revenues. टेक्सटाइल के हम वेरियस सेक्टर्स में 18 बिलियन का डिफरेंशियल है जी। ओवरऑल दिस इज अबाउट $250 billion in terms of जो रेवेन्यू लॉस हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज बड़े वाज़ेह तौर पर देखी गई, चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ेयाल का बेबाक अंदाज और टैक्स चोरी के हवाले से बिल्कुल क्लियर एक स्टांस के कैसे टैक्स फ्रॉड किया जा रहा है। बेसिकली तो आज हम उन्हें वार्निंग दे रहे हैं कि खुदा के लिए ये काम छोड़ दें, अब माफी नहीं हो। अरेस्ट करेंगे तो नामों के साथ ही अरेस्ट करेंगे। इस फ्रॉड के अलावा कोई बात नहीं है इस लाइन के ऊपर, बाकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। 15 तारीख को सेल्स टैक्स रिटर्न आनी है। मेरी बिल्कुल विनती है, रिक्वेस्ट है इन CFO से, अगर ये गलत है तो उसको साइन मत करें, इस पे बिल्कुल माफी नहीं हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो CFO हैं या प्राइस रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो सेल्स टैक्स रिटर्न करने से पहले अपने बीवी बच्चों, दोस्तों से और वकील से मशवरा करें। अगर वो इन तीनों से मशवरा नहीं कर रहे तो वो तीनों के साथ ज्यादती कर रहे। IMF का यह मानना है कि पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इत्तफाक़ राय और नए प्रोग्राम पर कामयाब अमल दरामद के लिए मजबूत पॉलिसियों की जरूरत है, जिनमें टैक्स नेट को बढ़ाने, ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाने, ग़ज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों पर हुकूमती कंट्रोल का खात्मा और रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर्स की टैक्स आमदनी को बढ़ाना शामिल हैं। IMF की तजवीज़ या शराइत इस वजह से भी अहम है क्योंकि रवा माली साल के टैक्स हदफ को हासिल करने में अभी तक मौजूदा हुकूमत को मुश्किल का सामना है। शॉर्टफॉल तकरीबन 98 अरब रुपए है। हालांकि ताजरों के ताजिर दोस्त ऐप, नॉन फाइलर्स की सिम्स,
ब्लॉक करने समेत मुतअद्दिद इक़दामात लिए गए हैं, मगर मतलूबा नताइज हासिल करने में हुकूमत को नाकामी का सामना रहा है। FBR का पॉइंट ऑफ सेल नाकाम हुआ, ताजिर दोस्त ऐप नाकाम हुई, नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन नाकाम हुआ, और अब टैक्स नेट में इजाफा कैसे होगा, दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। हमारे साथ पाकिस्तान भर से टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदार शख्सियत चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल साहब मौजूद हैं। फरमाई दीजिएगा कि ऑल्दो द प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज प्रीटी मच स्टेटिंग द ऑब्वियस, लेकिन सर इतने बड़े स्केल पे इस किस्म के डेटा के साथ ये पहली दफा हुआ है कि जो आप लोगों ने डेटा सामने रखा है, एंड यू डिड चूज टू से कि वी हैड अ चॉइस नॉट टू गिव दिस, मगर कोई तो वजह होगी। साथ बताइएगा, हाउ मेनी ऑफ दीज कंपनीज विल बी टेकन टू टास्क इस स्केल और मैग्नीट्यूड? 3400 अरब रुपए के फ्रॉड की आप लोग बात कर रहे हैं, कितनी FIRs और एक्शन लिया गया है? देखिए, मैं अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं। जो ये जब हम बात करते हैं 3.4 ट्रिलियन, तो ये टोटल टैक्स गैप है सेल्स टैक्स एंड गुड्स की साइड पे। आपको पता है सेल्स टैक्स अक्सर से सूबों के पास है, सेल्स टैक्स एंड गुड्स जो है वो फेडरेशन के पास है, तो इसमें 3.4 ट्रिलियन का गैप है। जाहिर है इस गैप में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो फाइलिंग ही नहीं करते, लेकिन अगर आप ये देखें कि वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो ज़्यादातर लोग फाइलिंग करते हैं, लेकिन वो फाइलिंग्स ठीक तरह नहीं करते। जब हम इस साल का भी डेटा देखते हैं तो आपके कोई जो हमारी सेल्स टैक्स रिजीम है ना, ये वैट रिजीम है, वैल्यू एडिड टैक्स है। सो हर स्टेज के ऊपर सेल्स टैक्स कलेक्ट होता है और इवेंचुअली कंज्यूमर पे करता है। मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि आम टैक्स जो इनकम टैक्स है या बाकी जो टैक्सेस हैं, और उसमें सेल्स टैक्स में बुनियादी फ़र्क ये है कि सेल्स टैक्स में जो कंपनीज हैं जो इस पूरी चेन में होती हैं, उनका ट्रस्टी का काम है, एक्चुअली पे कंज्यूमर कर रहा है टैक्स को। तो ये एक्चुअली सेल्स टैक्स फ्रॉड इज अ बिगर फ्रॉड देन इनकम टैक्स फ्रॉड, क्योंकि आपने पैसे तो ले लिए कंज्यूमर से और आपने आगे पॉसन नहीं किए, और पासन ना करने का जो तरीका है उसके कई है, उसके मेथड फ्लाइंग है, फेक इनवॉइसेस हैं, बट एक बहुत बड़ा ये है कि आप इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट गलत करते हैं, गलत क्लेम करते हैं। तो बेसिकली किसी भी कंपनी ने जब वो अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं तो वो दो बातें करते हैं। वो कहते हैं हमने ये माल खरीदा और ये माल बनाया और ये बेच दिया। अब अगर वो अपनी सेल को सप्रेस कर ले तो तब भी खराबी होगी, और अगर वो अपनी इनपुट्स को इन्फ्लेट कर ले तब भी खराबी बिल्कुल, होगी। and I'll get to that. अच्छा, जब इनपुट्स को फ्लेम कर, मैं इसके ऊपर आऊंगी, नुक्ता ब नुक्ता आऊंगी, और आप बजा फरमा रहे हैं, समझाइएगा भी, मगर सर कैपेसिटी क्रिएट करने में, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में एक माफिया लाइक ऑपरेशन दरकार है ना, क्योंकि सर ऑल ऑफ दिस माइट नॉट हैव बीन सो क्लियर विद द डेटा प्रीवियसली, मगर दिस इज नो रेवलेशन टू एनी ऑफ अस। करार वाक़ई सजा कभी किसी को नहीं होते देखी हमने इस मुल्क में। Who has been punished? किसी एक को अगर जेल हुई हो, कोई महकमे का बंदा अगर आपका मिला हुआ हो, तो कोई प्रोसिक्यूशन या कन्विक्शन हमें नजर आई हो। सबसे बड़ा माफिया सेल्स टैक्स में एग्जिस्ट करता है। आप लोगों ने आज ये साबित किया। क्या इसमें FBR और पराल शामिल है, नहीं है? कौन से लोग हैं, कौन सी कंपनीज हैं, क्यों नहीं देखा या नाम लिया गया? मैं बताता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, पहली बात यह है कि इसमें यह कहना कि FBR के लोगों का कोई कसूर नहीं, ये बिल्कुल गलत बात होगी, और इफ़ वी वांट टू करेक्ट समथिंग वी हैव टू स्टार्ट विद एक्नॉलेजमेंट। हमारे यहाँ ये एक्नॉलेजमेंट किसी हद तक एग्जिस्ट करती थी, लेकिन जब हमने डेटा एनालिटिक्स में गए और अपनी टीम के साथ भी बैठ के देखा, तो हमारी अपनी टीम का भी ये ख्याल था कि ये हमारी कमज़ोरी रही है और कि हम इसको इस तरह नहीं देखते रहे जो जैसा देखना चाहिए था। प्राल में भी इश्यूज़ है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है, हमारा वो आउटडेटेड सिस्टम इन अ वे हो गया, उसके अपने एम्प्लॉइज़ उन गैंग्स के साथ शामिल हैं। ये जो सेल्स टैक्स फ्रॉड की एक सेल्स टैक्स फ्रॉड करने की अलहदा कंपनियां बनी हुई, आप इससे सोचें कि वो एक अलहदा कंपनी है जो स्पेशलाइज इन सेल्स टैक्स फ्रॉड। अच्छा, वो फिर फैसिलिटेट करती है उन कंपनीज को जो मेन स्ट्रीम बिजनेसेस कर रही हैं, और वो अपना चार्ज करती है कोई 0.5% या 0.25%, और उसके बदले में बेसिकली वो फ्रॉड की एक सर्विस दे रही है। अच्छा, अब होता क्या है, 42,000 रफली कंपनीज हैं जो सेल्स टैक्स का सिस्टम का हिस्सा हैं। इसमें से बहुत सारी ये फोनी कंपनीज हैं जो अपनी रिटर्न इस तरह जमा कराती हैं कि उन्होंने नेक्स्ट सी जमा कर। नेक्स्ट सी क्या है? सेल का रिटर्न है, सेल की स्टेटमेंट है कि मैंने ये ए सपोज वो फोनी कंपनी है, उसने बी को बेच दिया, और नेट जो फाइनल बेनिफिशियरी है वो सी कंपनी है जो एक्चुअली फिजिकली एग्जिस्ट करती है, जिसका सेल भी होती है। आज जिन कंपनियों का हम कंपैरिजन कर रहे थे वो सी वाली कंपनीज थी जो जिनके एक्चुअल सेल्स हो रही हैं, लेकिन उन्होंने क्लेम किया हमने बी से खरीदा, बी ने कहा मैंने ए से खरीदा, और वो एक्चुअली उन्होंने इनवॉइस भी ले ली उससे और पेमेंट भी बैंक के जरिए। आज हमने वीडियो भी दिखाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान,
पेमेंट भी कर दी और वापसी पे जाके, क्योंकि वो कंपनी अपनी कंपनी, उससे जाके कैश में पैसे वापस ले लिए, तो आपने ट्रेल भी खत्म कर दी। और इस तरह ये एक पूरा निज़ाम बनता है जिसके जरिए होता है। ये तो एक फार्म है, ये एसेंशली आप समझे ये फेक या उसकी फार्म है। फिर ये फार्म है कि आप अपने इनपुट्स को सप्रेस कर दें, सॉरी इनपुट्स को इन्फ्लेट कर दें और आउटपुट को सप्रेस कर दें। ये बहुत कंपनीज कर रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ा, आज जो हमने डेटा दिखाया था वो एसेंशली यही था। जैसे अब आप देखें ना, शुगर है, तो शुगर सेक्टर में हमारे पास जो शुगर सेक्टर है उसमें इश्यूज हैं, आपके बेवरेजेस में इश्यूज हैं, आपके सीमेंट में इश्यूज हैं, तकरीबन सब सेक्टर्स में इश्यूज हैं। हमने 5-6 सेक्टर्स का डिटेल एनालिसिस किया। जब बेवरेजेस क्या किया, एरेटेड बेवरेजेस हैं, जैसे ये कोक है, पेप्सी है, वगैरह वगैरह। तो जब हमने इसको देखा इन दोनों को, तो अब जो तो अच्छी कंपनीज थी उन्होंने कहा जी हमारा जो काइंड ऑफ जो जिसे बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल कहना चाहिए, हमने पूरी 16 कंपनीज के इसमें कंपैरिजन किया जो रेटेड बेवरेजेस से, विच इज़ 99% ऑफ द मार्केट। तो उनका जो इनपुट टैक्स है एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स वो कोई रफली 9% के करीब है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी जो 17%, 16%, 20%, 16 कंपनीज ऐसी है जो 20% क्लेम कर रही हैं। अब ये इट्स अ ह्यूज गैप। अच्छा, एक दूसरी बात सुने इसी बेवरेजेस में। अच्छा, बहुत सारी कंपनीज हैं वो ये कहती हैं कि अगर हमारी जो कॉस्ट ऑफ शुगर आ रही है एज ए परसेंटेज ऑफ सेल वो 16% आ रही है। अच्छा, जो बेस्ट प्रैक्टिस कंपनी है वो कह रही है 7% आ रही है। इसका क्या मतलब है? यानी यहाँ तो वो डबल शुगर डालते हैं, डिस्क्रेपेंसी है ना सर। यहाँ तो वो डबल शुगर डालेंगे तो बिकेगी नहीं ना। हाँ। मगर लंगड़ियाल साहब, इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्टिवनेस 2011 से नॉन फाइलर्स की जी वो बिल्कुल आपने सर मुशर्रफ के दौर से 2005 से हम देख रहे हैं कि फेक इनवॉइसेस का सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर मिसिंग है ना। तो मैं तो आऊंगी इसके ऊपर, मगर सर टू बिगिन विद सीएफओ गलत स्टेटमेंट्स अगर साइन कर रहा है तो अपने मालिक के कहने पे ही कर रहा है। मालिक के पीछे आप लोग कब जाएंगे? बड़े बड़े नाम अगर हैं ये, जो कि मैं भी जानती हूँ, नहीं, मालिक के पीछे भी जाएंगे, पकड़ पाएंगे बड़े बड़े तगड़े मालिक को? देयर विल बी नो, नहीं कोई भी तगड़ा हो या कमजोर हो, हमारे नजदीक वो उस वक्त तक कमजोर है जब तक वो फ्रॉड कर रहा है। हाँ। वो तगड़ा उस वक्त है जब वो फ्रॉड नहीं कर रहा। जो हमारा कंप्लायंट टैक्स पेयर है उससे ज्यादा ताकतवर इंसान हमारे लिए कोई नहीं है, और हमारे लिए कमजोर और जिसे आप कह लें वो है जिसने फ्रॉड किया हुआ है। हमारी डिफरेंशिएशन सिर्फ, हमें डायरेक्शन भी यही है, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी यही डायरेक्शन है, मिनिस्टर साहब की भी यही डायरेक्शन है। आज मुतनब्बे कर रहे हैं, मगर जाएंगे कब? मैं आपको बताऊं, किसी लेवल पे तो ये काम होता रहा है, लेकिन अगले हफ्ते से इंशाल्लाह ज़रा लार्ज स्केल के। अब ऐसे होता है कि एक डेटा का एनालिसिस है, एक फिर इंडिविजुअल एनालिसिस है। तो इस वक्त ऑलरेडी हमारा जो I&I विंग है उन्होंने बहुत सारी कंपनियों का डिटेल एनालिसिस कर लिया हुआ है। 227 बिलियन, ये आयरन स्टील फैक्टर है, कोल है, लेड है, इन तीनों सेक्टर्स में मिला के और कुछ मिसलेनियस, इस सारे के 227 बिलियन का जो फ्रॉड है वो बिल्कुल हमारे सामने पड़ा हुआ है। उसमें हमें कंपनियों के नाम पता हैं, उनके एक्टर्स के नाम पता हैं। अब इसमें कुछ में एविडेंस भी कलेक्ट हो चुकी है, जिसके नतीजे में कुछ लोग अरेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल में अगले 10 से 15 दिनों में आपको गिरफ्तारियों की खबरें आएंगी। गिरफ्तारियों की सर। और सर बॉटम लाइन तो अभी ये आपकी कि पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर सबसे बड़ा टैक्स चोर है, यही अखज़ की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल तो दिख रही है। मैं इसको इस तरह नहीं करूंगा, मैं इसके इस तरह नहीं पुट करूंगा। आपके बड़े बिजनेसेस हैं जो टैक्स चोर हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, बड़े नाम है, तगड़े नाम है सर, ये तो और पॉलिटिकली बैक नाम है। मेरे मैडम देखें, ये मेरे पे ग्रेड से जरा हायर सवाल है, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, लेकिन बात यह कि हमें अभी तक पूरी पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें ये कहा हुआ है कि आपने बिल्कुल किसी किस्म की कमी बेशी किए बगैर बिल्कुल लॉ को अप्लाई करें। उन्होंने हमारी 2 डायरेक्शन दी। उन्होंने कहा जो अच्छा टैक्स पेयर है उसकी इज्जत करें, और जो फ्रॉड कर रहा है उसके ऊपर सख्त तरीन जो भी लॉ में एक्शन है वो लें। हमें अभी तक पॉलिटिकल विल होने का तो दावा कर रहे हैं, जिसका एक सबूत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी है सर। मगर साथ एफबीआर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ऑनेस्ट HR प्लस पराल, जिसको अभी तक एक थर्ड पार्टी ने इंडिपेंडेंटली बाहर सर्टिफाई नहीं किया, इतनी कैपेसिटी है कि पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी को आप डिजिटाइज भी कर दें। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द इनफॉर्मल इकोनॉमी एज वेल। ये 200 ट्रिलियन की बात हम इधर कर रहे होते हैं, मगर सर टॉप 10 लंगड़ियाल साहब, टॉप 10 मैन्युफैक्चरर्स के डीलर्स रजिस्टर नहीं हुए हुए। अभी आप जिक्र कर रहे थे ना कि वो पूरी आपकी सप्लाई चेन के अंदर भी ट्रैक एंड ट्रेस आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करा दिया। सीमेंट सेक्टर में आप देख रहे हैं इतना गबन हो रहा है ट्रैक एंड ट्रेस के होने के बावजूद, तो इतना बड़ा गैप
इसलिए आया क्योंकि सप्लाई चेन को हमने कभी सही तरह डिजिटाइज किया ही नहीं है। टेक्नोलॉजी भी मसला, अगर आप ये आप ठीक कह रही हैं, फॉल्ट कहाँ है ये फिर आपकी बॉस? बिल्कुल दुरुस्त ऑब्जर्वेशन है। हमें डिजिटल इनवाइसिंग के बगैर ये निज़ाम पूरे तौर पर निज़ाम के तौर पर खड़ा नहीं हो सकता। देखिए, हमें 3 चीज़ें करनी है। एक, हमने डिजिटल इनवाइसिंग करनी है इंपोर्टर से और मैन्युफैक्चरर से टू द होलसेलर एंड देन फ्रॉम होलसेलर टू द रिटेलर। ये एक पार्ट है जो आप दुरुस्त आपने आइडेंटिफाई किया। दूसरा, इनकी जो पेमेंट होती है आपस में, उसको बैंकों के साथ सिंक्रोनाइज करना है। लेकिन इन दोनों को करने के बावजूद जो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ सेल है उसका हल नहीं होता। उसके लिए ज़रा मॉनिटरिंग का सिस्टम है, प्रोडक्शन मॉनिटरिंग, जो अभी टोबैको में शुरू हो गई है, आपकी सीमेंट में कुछ शुरू हुई है, शुगर में इस दफ़ा 100% शुरू हो जाएगी इस विंटर में। तो वो तीनों पे काम, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, मैं एक्सपेक्टेशन रेज इस सेल्स में नहीं करना चाह रहा कि इन सारी चीज़ों पे दूसरे डायरेक्शन में काम शुरू हो गया है। लेकिन आपने जो 2 बातें आइडेंटिफाई की, कैपेसिटी ऑफ एफबीआर और प्राल, ये दोनों हाई एजेंडा के ऊपर है। हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अभी पीएम साहब ने अप्रूव किया है, उसमें प्राल की टोटल रिस्ट्रक्चरिंग है। अभी एक नया बोर्ड नोटिफाई हुआ है। प्रॉबली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड्स दैट दिस कंट्रीज एनी एसओई वुड हैव। प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, इवन मैं उसका मेंबर नहीं हूं। प्राइवेट सेक्टर के अच्छे प्रोफेशनल्स लोग हैं, उनको लाया गया है, डिजिटल साइड से लाया गया है, लम्स के प्रोफेसर हैं उनको लाया गया है, जिन लोगों ने बहुत अच्छी कंपनीज के बोर्ड्स के तौर पर काम किया उनको लाया गया है। इंशाल्लाह हम उधर भी पूरी रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान बन चुका है। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक विल बी मूविंग अ समरी फॉर टोटल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्राल, जिसमें प्राइवेट सेक्टर से मजीद रिसोर्स भी आएगा, उसके अंदर एनालिटिक की कैपेसिटी भी पैदा होगी। और प्राल, आप जिस प्राल को मैं जानता हूँ, ये प्राल इंशाल्लाह 6 महीने साल बाद नहीं होगी, लेकिन ज़ाहिर उसमें टाइम लगेगा। आपने दुरुस्त फरमाया कि 6 महीने इतनी फॉरेन कैपेसिटी कहाँ, फॉरेन नहीं आएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जब तक कैपेसिटी क्रिएट ना हो कुछ भी ना करें। हम ये जो काम अभी शुरू किया है, हम एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से काम शुरू करेंगे और साथ अपनी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं। और लंगड़ियाल साहब, रॉ मटेरियल और इनपुट टैक्स की मद में ये कितना मजमूई तौर पर गबन देखने को मिल रहा है? आपने अभी मेंशन किया ऑफ कोर्स इंडस्ट्री बेंचमार्क, मगर 7% के इंडस्ट्री बेंचमार्क से हटकर जब कंपनियां 20% क्लेम करती हैं, तो फिर आपका सिस्टम एट दैट टाइम उसे एक्सेप्ट कैसे कर लेता है? इतने भारी क्लेम्स हैं, हर चीज की रिसीट्स और सबूत फराम करने होते हैं, आपका सिस्टम तब क्या कर रहा होता है? और आप कह रहे हैं कि ये फेक कंपनीज भी उधर मौजूद हैं, मगर उसकी जी एक तो मैं ना बिल्कुल इसे एक्नॉलेज करूंगा कि ये हमारी कमजोरी है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिससे बहुत सारे बाकी महकमे सरकार के, वहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी की गैप है वो बहुत बड़ा है और हमारे यहाँ भी बहुत बड़ा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब ये आप देखिए कि हमारा सारा जो टैक्स का निज़ाम है ना, इनकम टैक्स का भी और सेल्स है, ये सेल्फ असेसमेंट के ऊपर है। यानी आप एसेंशली किसी को ये नहीं कहते कि आप आएँ और आप अपनी रिटर्न जमा कराएं और हम एक्सेप्ट करेंगे। ये नहीं, आप कहते हैं हम एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन हम इसमें से सिलेक्टिव ऑडिट करेंगे। अब कई सालों से हम वो ऑडिट करने में भी नाकाम रहे हैं। 355 टोटल ऑडिटर हैं, 355 ऑडिटर पूरे इस एफबीआर के सिस्टम में। अच्छा, आप सोचें कि 42,000 की कंपनीज है जो रिटर्न सेल्स टैक्स की जमा करा रही हैं। एक ऑडिटर ने अगर अच्छा ऑडिट करना हो तो उसे 1 महीना एक बड़ी कंपनी पे लग जाता है। और यानी अभी हमने पीएम साहब से अप्रूवल लिया है को रफली 2000 ऑडिटर मार्केट से भर्ती करने के। ये यंग लड़के होंगे जिन्होंने सीए एसीसीए किया, क्वालिफाइड लोग होंगे, इनको भी हम इंडेक्ट कर रहे हैं। साथ हम डिजिटल साइड पे बहुत सारी इनेबलिंग कर रहे हैं। तो देखिए, पीपल है, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी है, एचआर साइड पे इंटरवेंशन है, प्रोसेस हम लेजिस्लेटिव चेंजेस कर रहे हैं, जिसके नतीजे में अगर आप कंप्लायंट टैक्स पेयर नहीं होगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके लिए डिसएडवांटेज होगा, यानी एक्स एंते आपको बिहेवियर बदलना होगा। और थर्डली, मैंने आपको जैसे कहा, टेक्नोलॉजी है। तो डिजिटलाइजेशन का एक मेजर एजेंडा हमारा इन प्रिंसिपल अप्रूव हो गया, उसकी फंडिंग भी इंशाल्लाह हो जाएगी। हमारी फाइनेंस और लॉ वगैरह से भी बात चल रही है। ये तीनों चीजें आएंगी सर, ये तीनों चीजें जो आएंगी, ऑल थ्री ओके, अगर सिम दुरुस्त है, मगर सर जो अभी करने के काम है एज ऑफ राइट नाउ, 3 लाख रजिस्टर्ड रिटेलर्स का आपने बताया, इनमें से 14% रिटर्न फाइल करते हैं। सर, सितम ज़रीफी ये है कि ये बातें हम जी मैन्युफैक्चरर साइड पे आप सही कह रही हैं। जी जी बिल्कुल, ये सितम ज़रीफी है सर, ये कब से सुनते आ रहे हैं, मगर प्रॉब्लम इस 45% यानी कि 2.5 लाख भी अगर नॉन कंप्लायंट हैं, इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया अभी तक? ये लेने के लिए तो आपके पास तमाम तर रिसोर्सेज हैं। एंड लंगड़ियाल साहब, हेयर मी आउट एंड बेयर विद मी सर, हेयर मी आउट। प्रॉब्लम है सर, इधर के 6 मिलियन इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल मीटर्स हैं आपके, लेकिन 3 लाख रजिस्टर्ड हैं आपके इधर। सो ऑफ कोर्स बिजली गैस के मीटर तो अवेलेबल है ना, आज तक आपने काटे क्यों नहीं सर, जब आपके पास ये तमाम तर डेटा मौजूद है? ये देखें, पहले तो मैं बिल्कुल आपसे इस बात पे डिसएग्री कर ही नहीं रहा।
कि ये इस पे जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ या कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। उसकी कई वजूहात हैं, उनमें से एक वजह जो थी वो कैपेसिटी की कमी थी या इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी की कमी थी। दूसरा, हमने आहिस्ता आहिस्ता एक नरेटिव बिल्ड कर दिया कि एफबीआर से डील नहीं करना चाहते। जो टैक्स चोर है वो आके कहता है जी हमने एफबीआर से नहीं डील करना, वहाँ तो करप्शन बहुत है और बड़े गलत लोग हैं, हमें अब आपसे हमसे पैसे ले लें, हमसे रिटर्न ना जमा करवाएं। ये दिस हैज़ बिन नरेटिव। आप देखिए पूरा आपका रिटेल और होलसेल सेक्टर सड़कों पे रहा है। आपने 2-3 दफ़ा गवर्नमेंट ने एफर की, वो भी इशू हुआ। लेकिन बुनियादी बात मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूँ कि ये जो कैपेसिटी है, हम कैपेसिटी के एक पूरा HR की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान इज आल्सो पार्ट ऑफ द टोटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। उसमें हम इंसेंटिव स्ट्रक्चर बदल रहे हैं अपनी HR का, उनको मोबाइल कर रहे हैं, उनके लिए फैसिलिटीज भी क्रिएट कर रहे हैं और साथ एक अकाउंटेबिलिटी की सख्त रिजीम ला रहे हैं। लंगड़ियाल साहब, ये तीनों कता चीजें जब कलामी मिलेंगी माफ, तो उसके बाद ये काम होगा। कितनी देर लगती है किसी का बिजली कनेक्शन काटने में, जिसका 2.5 लाख बिल आ रहा हो, एडवांस इनकम सेल्स टैक्स भी तो दे रहे हैं ना, ये सब आपके रेडार पे हैं, विद होल्डिंग टैक्स तो आपने लगाई हुई है, तो 45 जी। आपको बिजली कनेक्शन के कटने भी जल्दी खबरें आएंगी इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें इस बात पे। हमने डेटा भी मंगा लिया है और उसके अंदर डिसाइफरिंग भी कर ली है, ये भी खबरें आएंगी। लेकिन सिर्फ बिजली कनेक्शन काटने तक हम नहीं रहेंगे, हम उसके बाद प्रॉपर्टीज़ भी सीज करेंगे, हम प्रीमिसेस भी सील करेंगे, और अगर इसके बावजूद वो रजिस्टर ना हुए तो जो नॉन रजिस्टर्ड है, अब ये मैं अनरजिस्टर्ड सेक्टर की बात कर रहा हूँ, हम रिसीवर भी मुकर्रर करेंगे। तो सिर्फ इधर तक नहीं रहेंगे बिजली का कनेक्शन काटने तक, हम ये सारे एक्शन करेंगे। आप लेकिन आपको मैं एक सेकंड बस एक सेकंड आखिरी बात आपसे कर लूं। देखिए जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये 6 महीने 3 महीने का काम नहीं होता। गवर्नमेंट ने अभी ये जो 3-4-5 महीने से तवज्जो देनी शुरू किया, और मेरे आने से पहले मेरे से जो प्रेडिसेसर चेयरमैन थे उन्होंने भी बहुत काम किया। इन्होंने जो अब तवज्जो देनी की, ये तवज्जो अगर गवर्नमेंट की रही, मैंने बहुत सारी कैबिनेट मीटिंग में जब मैं सेक्रेटरी पावर्स था तब भी सुना कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जितनी मीटिंग्स एफबीआर की इन 4-5 महीनों में ली हैं, कभी एफबीआर को ये अटेंशन नहीं मिली। और उसकी वजह ये नहीं है खुदा न खास्ता, उसकी बुनियादी वजह ये है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। आवर स्टेट्स हैंड्स हैव बीन फोर्स्ड टू डू समथिंग इन एफबीआर। अब देखें किसी ज़माने में हमें बाहर से कोई इमदाद मिल जाती थी, ये मिल जाता था, वो मिला, हमें कर्जे मिल जाते थे, दूसरी चीज़ें मिल जाती थी, वो ऑप्शन अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जब तक नहीं तो हमारा रियासत का निज़ाम ही नहीं चल नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सर यू डू रियलाइज 45% सैलरीड क्लास के ऊपर बोझ डाल देना, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को मजीद दबा देना, 4 टाइम्स ज्यादा पहले दे रहे एक्सपोर्टर्स से। आई मीन दिस इज जस्ट अ मॉकरी ऑफ द सिस्टम। रिटेलर्स और होलसेलर्स का 25% का शेयर GDP में होता है, मगर 1 या 2% ये लोग टैक्स देते हैं। सो माय क्वेश्चन टू यू इज सर, एज अ हेड ऑफ FBR, अब ताजरों पे जो आप लोगों ने इजाफी टैक्स वसूल करने का 50 अरब सालाना का टारगेट रखा है, उसमें से 3 माह में 10 लाख अभी तक मिला है, और इसी स्पीड से अगर चलते रहे तो आपकी अपनी क्या असेसमेंट है, कितना इकट्ठा कर लेंगे एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? वो असल में ये नंबर थोड़ा सा ये नंबर ना मिसलीडिंग है। असल में ताजरों से ना 2 तरह से हमें टैक्स आ रहा है। एक, हमने 236G और 236H का नया सेक्शन ऐड किया है इस साल। उसमें होता यह है कि जब होलसेलर किसी ताजर को खरीदता है तो वो पहले ही उसका टैक्स ले लेता है, और दूसरा जब मैन्युफैक्चरर बेचता है तो वो ले लेता है। तो अगर वो नंबर देखेंगी तो वो 12-14 अरब रुपए का है, लेकिन वो भी कम है, मैं इस बात को मानता हूँ, वो कम है। अभी तक क्या है हमने इसकी बजाय पहुंच जाएंगे। जी दोबारा फरमाइएगा, आपकी असेसमेंट क्या, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक कितना इकट्ठा कर लेंगे? ये टोटल टैक्स जो है वो हमारा टारगेट आपको पता है फिक्स है, 13 ट्रिलियन प्लस है। उसमें ज़ाहिर है जनरली वो उसमें एक इन्फ्लेशन का नंबर, मैं रिटेलर्स होलसेलर्स की बात कर रही हूं सर। 12,970 अरब के तो टैक्स हदफ पे आते ही हैं, मगर मुझे या 13 ट्रिलियन प्लस कर लें, होलसेलर्स रिटेलर्स से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इकट्ठा कर लेंगे एंड ऑफ द ईयर? मैम ये हमारी कुछ, मैं ना एग्जैक्ट नंबर अभी नहीं दूंगा आपको, हम बिल्कुल हमारा टारगेट वही है 50 बिलियन का, लेकिन ये थोड़े से हमारे जो हम इम्प्लीमेंटेशन एक्शन है ये अंडरवे ले रहे हैं। अगर आप 2-3 महीने बाद मुझसे पूछेंगी तो मैं एग्जैक्ट आपको प्रेडिक्शन भी दे दूंगा। अच्छा ठीक है। और सर ये बताइए कि जो 13 ट्रिलियन प्लस की बात कर रहे हैं, इसमें से आपकी असेसमेंट क्या है, कितना हासिल कर पाएंगे? क्या मिनी बजट या इजाफी इकदाम की जरूरत होगी, या ना भी हो तो उसके बगैर क्या असेसमेंट है, विल यू बी एबल टू अचीव हाउ मच? अगर तो हमने इन्फोर्समेंट साइड पे कामयाब, देखिए इन्फोर्समेंट एक एफर्ट होती है ना, तो ये हमने पहले देखे, अभी हमारा इनकम टैक्स रिटर्न आई तो इस साल जो पिछले साल की रिटर्न आई इस डेट पे, उससे कोई 60 बिलियन ज्यादा आया है। पिछले साल हमारा को 50 बिलियन आया था बाय दिस डेट, जो एडमिटेड टैक्स लायबिलिटी है, जो एडमिटेड टैक्स लायबिलिटी जो हम रिटर्न के साथ पैसे जमा कराते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो इनकम टैक्स बहुत ज्यादा होता है।
तो इस साल वही नंबर 105 बिलियन का है, क्योंकि हमने ये जो सारी गुफ्तगू शुरू की, नॉन फाइलर नहीं आएगा वगैरह वगैरह नहीं आएगा, तो इसका इम्पैक्ट आया, हमारे नंबर ऑफ फाइलर्स भी डबल हुए। अगर हम ये सेल्स टैक्स साइड पे मेजर डेंट क्रिएट करने में कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। लेकिन दिस इज समथिंग, मैं देखें ज्योतिषी नहीं हूँ, हम पूरी नीयत से काम करेंगे, पूरी मेहनत से काम करेंगे, गवर्नमेंट की भी हमें पूरी सपोर्ट हासिल है। लेकिन दो फैक्टर्स हैं, एक इवेंचुअली व्हेन वी डू हाउ मच वी आर एबल टू सक्सीड, एंड दूसरा कुछ हमारे बॉयंसी फैक्टर हैं। फर्ज किया लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्ट बॉइंट नहीं होती, या आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो हमारा प्रेडिक्टेड था उससे कम रहता है, तो उसका इफेक्ट आएगा। बट हमारी कोशिश ये है कि इन सारे इफेक्ट्स को हम ऑफसेट कर सकें। और सर 3 माह में जो 90 अरब हदफ से, हमें पूरी गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल है। ठीक है, मगर सर 90 अरब से तो आप लोगों का कम ही इकट्ठा हो सका, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली सितंबर के अंदर आप लोगों ने ओवर परफॉर्म किया। मुझे ये बता दीजिएगा, टैक्स पेयर के सेल्स टैक्स के रिफंड कितने आपने रोके और कंपनी से एडवांसेस कितने लिए? मैं आपको बता देता हूं, सेल्स टैक्स का मेरे पास सामने नंबर है, मैं जो देखने दें आप। तो पिछले साल आज की डेट तक हमने जो सेल्स टैक्स के रिफंड किए थे वो 158 बिलियन किए थे, यानी 1 जुलाई से लेके आज की डेट तक। ये मेरे सामने शीट लगी हुई है जी। और इस साल जो हमने किए वो 161 बिलियन के। एक्चुअली हमने इस साल जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में 3 बिलियन ज्यादा रिफंड किए हैं पिछले साल से। अच्छा, तो एक टाइम लैग तो होता है रिफंड में, लेकिन इफ यू रियली वांट टू कंपेयर ईयर ऑन ईयर, तो एक्चुअली हमने रफली सेम, थोड़े से ज्यादा ही रिफंड किए। उनको सर सितंबर लास्ट ईयर एफबीआर ने 37 बिलियन रुपीस रिफंड किए थे। इस सितंबर में द नंबर शुड हैव बीन मच हायर देन 37 जी, ये बात दुरुस्त है जी, लेकिन हमने जुलाई अगस्त में ज्यादातर बैकलॉग क्लियर कर दिया था ना इस साल। पिछले साल हमने बैकलॉग हमारा ज्यादा था, इसलिए सितंबर में ज्यादा दिए थे। इस दफा जुलाई और अगस्त में हमने ज्यादा दिए। मैं जब टोटल नंबर की आपको बात करता हूं, मेरे बिल्कुल सामने लाइव स्क्रीन है, जिसे मैं देख के बता रहा हूं। देख के बताइए सर, क्योंकि इस सितंबर तो एफबीआर ने 15 अरब रुपए दिए हैं ना रिफंड। जी, ये बात दुरुस्त है आपकी, सितंबर में 15 दिए हैं और पिछले साल आपने कोई 33 या 34 दिए थे। ये बिल्कुल दुरुस्त आप कह रही है, गलत आप बात बिल्कुल नहीं कर रही। लेकिन पिछले साल इसलिए हमें 37 इसलिए देने पड़े कि हमने जुलाई अगस्त में बहुत कम दिए थे। तो अगर आप पूरे इस साल के 3 मंथ्स प्लस 10 डेज विच इज 100 डेज का अगर मुकाबला करें, तो पिछले साल पहले 100 डेज में हमने 158 बिलियन दिए थे। इस दफा 100 डेज में 161 बिलियन दिए। मैं ये आपको पॉइंटर्स का। और सर ये बताइए कि आपका एटलीस्ट 60 बिलियन रुपीस एडवांसेस भी हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। कोई रूटीन के कोई एडवांसेस होते हैं, आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट एट ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो आपकी वो ये वो हेयर से बातें होती है कि जी वो कराची वालों ने टारगेट इसलिए अचीव। देखिए, एडवांसेस हर महीने तो नहीं हो सकते ना। अगर वो एडवांस होगा तो अगले महीने तो वो रूटीन का कुछ ना कुछ होता होगा, बट दैट्स नॉट अ नंबर के जो किसी एक महीने में आता है। वो पिछले साल के पिछले महीने का एडवांस से सितंबर में एडजस्ट हो गया और सितंबर में अक्टूबर का ले लिया होगा, जुलाई का उसमें ले लिया, जून का जुलाई में ले लिया होगा। तो दैट्स द नॉर्मलाइज नंबर, वो नॉर्मलाइज हो जाता है ओवर द ईयर। ये तो नहीं हो सकता ना कि हर कंपनी हर महीने एक्स्ट्रा एडवांसेस देती रहे, तो देन तो इवेंचुअली अ टाइम वुड कम के यू विल हैव नथिंग टू पे। 2001 में आपने जरूर शाहिद हुसैन कमेटी रिपोर्ट पढ़ी होगी, आई एम श्योर। कमाल रिपोर्ट थी सर। उसमें टैक्स रिफॉर्म्स और इंक्रीज की बात की गई थी, पढ़ी है आपने? अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं। हाँ। 2008 में जितने हमने टैक्स कलेक्ट किया था 2024 में उतना ही किया है, इन सारी रिफॉर्म्स के बावजूद। और क्या वजह है? अगर आप सिर्फ इन्फ्लेशन को और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को निकाल दें, हाँ। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग नंबर देता हूं कि 2008 की अगर आप बेस वैल्यू को यूज करें वर्सेस 2016 की बेस वैल्यू और वर्सेस 2024 की, हाँ। तो इन तीनों सालों में 3.1 ट्रिलियन है। यानी आप देखें 2016 में हमने 3.1 ट्रिलियन नॉमिनल टर्म्स में और रियल टर्म्स में किया। अगर मैं 2016 के बाद इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को निकाल दूं तो 2024 में भी 3.1 ट्रिलियन ही किया। और अगर मैं 2008 में बैकवर्ड कैलकुलेट कर दूं तो 2008 में भी 3.1 ट्रिलियन ही किया। और वजह क्या है आपके नजदीक? कि हमने वजह मैं दो बताता हूं। वजह इंप्लीमेंटेशन कैपेसिटी का इशू है। इट्स नॉट अबाउट द टैक्स रेट्स। एक्चुअली तो टैक्स रेट बड़े हैं। आपका मिनिमम इनकम टैक्स 5% होता था 2008 में, अब वो 15% हो गया है। आपका सेल्स टैक्स रेट 16% होता था, वो 18% हो गया है। हुआ ये है कि हमारे क्योंकि बहुत सारे टारगेट्स नॉमिनल होते हैं और ये अखबार में भी नॉमिनल टारगेट्स डिस्कस होते हैं, उसमें इन्फ्लेशन फैक्टर वगैरह नहीं, तो जब इन्फ्लेशन की वजह से आपके टारगेट अचीव होते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं।
तो एसेंशियली आप नॉमिनल टारगेट्स अचीव कर रहे होते हैं, रियल टारगेट्स में आप वहीं खड़े होते हैं। तो साइकोलॉजिकली आपको हर साल लगता होगा कि हमने 30% और एडिशनल कर लिया, वो 30% होता नहीं है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन 35% है तो रियल टर्म्स में तो आप नीचे चले गए ना। तो एसेंशियली हम जब नॉमिनल से रियल की बहस में जाते हैं तो ये क्वांट्री क्रिएट होती है। वजह बुनियादी बात ये है कि हमने ओवरऑल पब्लिक सेक्टर में इंप्लीमेंटेशन कैपेसिटी को लो रखा है, उसमें हमने इन्वेस्ट, मसलन मैं आपको बताता हूँ, FBR इस वक्त रफली FBR का बजट 42 बिलियन रुपीस है। अगर आप किसी भी कंपेरेबल कंट्री से कंसिडर करें तो दिस इज लेस देन हाफ ऑफ व्हाट FBR शुड बी एलोकेटेड। मैंने अभी गवर्नमेंट के सामने यही केस पेश किया है। हाँ। जी दिस इज ट्रू, जी बिल्कुल ट्रू। मगर सर आपकी असल परफॉर्मेंस तो आपके इदारे की डायरेक्ट टैक्सेस इकट्ठे करने में शुड बी जज्ड ऑन द बेसिस कि आप कितने नए टैक्स पेयर्स भी ऐड कर रहे हैं, कितनी रिकवरी आउट ऑफ करंट एंड एरीरा की डिमांड दोनों है, सही आप फरमा रहे हैं। मगर सर जो फिगर्स हमें कोट होते हैं और हमारे पास जो फिगर्स हमारे पास कोट होते हैं और आपकी नेशनल असेंबली के अंदर ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू को इसी साल जुलाई 2024 के अंदर ये प्रेजेंट किए गए कि 2023-24 के एक बड़ा इसका ओवरवेलमिंग पोर्शन इनकम टैक्स कलेक्शन का जो था 4.5 ट्रिलियन रुपए की मैं बात कर रही हूँ जो कोट हुआ है, it is still being channeled to the states coffers। यानी कि आप अभी भी आपके पास ये withholding provisions and advance tax के थ्रू हो रहा है 3.8 ट्रिलियन के थ्रू, प्लस admitted liability paid है आपकी। ये देखिए सही कह रही हैं, सही। सो अब आपने ना थेमेटिक बात, बिल्कुल दुरुस्त क्वेश्चन उठाया है। देखिए हमारे टैक्स सिस्टम की जो एक इशू तो अंडर रिकवरी का है ना, या टैक्स GDP रेशियो का, एक और इशू ये है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, पॉलिसी और तो स्ट्रक्चर। हमारे टैक्स स्ट्रक्चर में दो चीजें बहुत गलत है, दो चीजें बहुत गलत है। एक तो हम विदहोल्डिंग और एडवांस टैक्स रिजीम में हद से ज्यादा है, जो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, जो नहीं होना चाहिए। विदहोल्डिंग रिजीम का मतलब है मेरी अभी लायबिलिटी नहीं बनी, आप मुझ पे शक कर रहे हैं और मुझसे पैसे रख रहे हैं और बाद में कह रहे हैं आके क्लेम कर लो या अपने एडजस्ट करा लो, जिससे बहुत सी खराबियां जन्म लेती हैं। और दूसरा टैक्स रेट भी, मतलब सैलरी क्लासेस पे हमें बहुत ज्यादा टैक्स लगाया हुआ है। इसी तरह आपका इवन जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो भी ये नहीं होना चाहिए जो लगाया हुआ है। हमें टैक्स रेट को कम करना है, टैक्स की कंप्लायंस को बढ़ाना है। लेकिन हमारा मसला क्या है, हम टैक्स रेट पहले कम कर दें तो। हाँ, आखिरी बात कीजिए सर। जी अगर देखें ना, टैक्स रेट अभी हम कम कर दें तो हमारे पास वो लग्जरी नहीं है। हम पहले कंप्लायंस बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह इवेंचुअली लो टैक्स रेट की तरफ जाएंगे विद हायर कंप्लायंस रेट। बहुत बहुत शुक्रिया। लंगड़ियाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। अगले हफ्ते में FIRs भी कटेंगी, बिजली और गैस के कनेक्शंस भी कटते दिखाई देंगे और अरेस्ट भी सामने आएंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, we're gonna be right back। आईनी तरमीम पर खसूसी कमेटी का इजलास कल तलब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने भी आईनी तरमीम पर इत्तफाक कर लिया और पहली बार वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी एक पेज पर आ गईं। कल के सियासी मुखालिफिन शिकारी और शिकार तमाम तर इख्तलाफात बलाए ताक रखते हुए कांधे से कांधा जोड़कर ग्रैंड जिरगे में बैठ गए। ग्रैंड जिरगे ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कलादम तंजीम से बातचीत करने का इख्तियार सौंप दिया है कि जिसके बाद वजीर आला कलादम तंजीम से मुज़ाकरात करने पहुंच गए। ग्रैंड जिरगे में एक ही सफ में बैठ जाने के बावजूद मगर आईनी तरमीम के मामले पर सियासी जंग ताहाल जोरों पर है। बिलावल भुट्टो की मियां नवाज शरीफ से होने वाली आज की मुलाकात और बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी का मुसवदा मियां नवाज शरीफ से शेयर किया। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान की शराइत और तजवीज़ से भी उनको आगाह किया कि जिसके बाद मुसवदे में मौलाना की तरमीम भी शामिल करने पर बात हुई। दोनों रहनुमाओं ने आईनी तरमीम पर इत्तफाक कर लिया। इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला मुशावरत से किया जाएगा और तारीख के तयन के लिए दीगर जमातों से भी मुशावरत की जाएगी। दोनों जमातों के इत्तफाक राय के बाद आईनी तरमीम से मुतल्लिक पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 अरकान ने इन आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह रहे कि इतलात भी आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम से मुतल्लिक अपना 30 नुकाती मुसवदा तैयार कर लिया है और इस मुसवदे में तजवीज़ दी गई है कि आईनी अदालत की बजाय सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना दिया जाए। जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि JUIFA ने यह तजवीज़ भी दी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के मौजूदा इख्तियारात बरकरार रखे जाएं, जजेस की उम्र 65 साल बरकरार रखी जाए और आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 में कोई तब्दीली ना की जाए। जराए बता रहे हैं कि आइंदा चंद घंटों में JUIFA अपना फाइनल ड्राफ्ट हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शेयर कर लेगी और नई अदालत के कयाम की बजाय सुप्रीम कोर्ट में ही अलग से बेंच के कयाम का यह मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी सामने आ रहा है। आईनी तरमीम जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही मकसद है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसन साहब को एक्सटेंशन देने के लिए
उनको वहाँ पे फाइज करने के लिए। और ये चीज़ हम लोग मान नहीं सकते हैं कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस का फिल फॉर पाकिस्तान का जो इस वक्त तरीक़ाकार है अदालत का, उसके ज़रिए उनकी नामजदगी होनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जगह उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना चाहिए। इस सारे मंजरनामे में कल तहरीक इंसाफ के वक्त की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद ये दावा सामने आया कि आईनी तरमीम का मामला रुक गया है और मौलाना ने असूली स्टैंड ले लिया है, लेकिन ये मामला रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत हर सूरत या आईनी तरमीम कराने पर तुली है। एक हफ्ता कबल आइन के आर्टिकल 63 से मुतल्लिक फैसला कलअदम करार देने और नजरसानी दरख्वास्त मंजूर करने का तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है। और फैसले में जहां साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर के अदालती कॉन्डक्ट पर सवालात उठा दिए गए हैं, वहीं फैसले में यह कहा गया है कि आईनी दिफात को जाती पसंद और इखलाकियात से बदलने से गुरेज करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद लिखा है कि पार्लियामेंट आइन बनाती और अदालत आइन का इतलाक करती है। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 63 से मुतल्लिक अक्सरियती जजेस का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। 17 मई 2022 का अदालती फैसला आइन के खिलाफ है। अकलियती जजेस की राय को बरकरार रखा जाता है। फैसले में काजी फाइज ईसा साहब मजीद लिखते हैं कि अक्सरियती फैसला अरकीन पार्लियामेंट के लिए परेशानी की अक्कासी करता है। यह पार्टी सरबरा का ही स्वाबदीदी इख्तियार है कि वो किसी रुकन के मुनर्रिफ होने या ना होने का फैसला करे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसले में लिखा है कि फैसला लिखने वाले अक्सरियती जजेस ने पार्टी सरबरा का यह स्वाबदीदी इख्तियार खुद को दे दिया। आर्टिकल 63 में कहीं नहीं लिखा कि मुनर्रिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। आर्टिकल 63 में यह भी नहीं लिखा कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर रुकन खुद ब खुद डीसीट हो जाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें अक्सरियती जजेस ने अपने फैसले में लिख दी। ऐसी तौहीन अरकीन पार्लियामेंट और सियासतदानों के लिए अफसोसनाक है। अक्सरियती फैसले में सेहतमंद 41 बार जबकि गैर सेहतमंद जैसे अल्फाज 5 बार इस्तेमाल हुए। इसी तरह बदतमीजी 9 बार, बुराई 8 बार, कैंसर 8 बार और खतरा जैसे अल्फाज का 4 बार इस्तेमाल हुआ है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पूरे दौर में नजरसानी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की। जस्टिस मुनीब अख्तर भी रेगुलर मुकदमात के लिए दस्तयाब रहे लेकिन नजरसानी बेंच में शामिल नहीं हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को नजरसानी समाअत के लिए मुकर्रर करने की याद दहानी भी ना करवाई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तफसीली फैसले में यह भी लिखा है कि कानून साजी करने वाले इखलाकियात पर मबनी कानून साजी कर सकते हैं, लेकिन अदालत ने सिर्फ देखना होता है कि क्या कानूनी और क्या गैर कानूनी है। अगर जज किसी कानून की तशरीह करता भी है तो पैरामीटर्स के अंदर रहकर रसूलों के मुताबिक करनी चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ आईनी तरमीम के इस मामले के साथ साथ तहरीक इंसाफ के वकील इंतजार हुसैन पंचोता गुज़िश्ता 3 दिन से लापता हैं और उनके हवाले से ताहाल कोई खबर नहीं सामने आई कि वो किसी की हिरासत में हैं। 3 दिन बाद आज इंतजार पंचोता के अगवा का मुकदमा कोसार पुलिस ने सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया है। इंतजार पंचोता के भाई का बहरहाल ये दावा है कि हमारी दरख्वास्त के मुताबिक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इंतजार पंचोता की गुमशुदगी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की गई और हाई कोर्ट ने वजारत दिफा से रिपोर्ट तलब की, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आज इमरान खान की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस की हिरासत में दे दिया है। बात करते हैं जमात के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब से। राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। कामरान मुर्तजा आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच की हामी भर रहे हैं, आप लोग भी यही कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी समझती है कि आईनी बेंच से मसाइल हल नहीं होंगे। आप और कामरान मुर्तजा का मौकफ तो एक है, लेकिन ये मसला ये सर हुकूमत आईनी अदालत बनाना चाहती है और अभी भी जो मेरे कुछ सीनियर लोगों से बात हुई है, वेल इन्फॉर्म पीपल से, दे से कि हम अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कोर्ट के हक में ही हैं। दैट्स व्हाट वी आर पुशिंग फॉरवर्ड। देखिए, वो इसलिए बनाना चाहते हैं, आज मैं फिर अर्ज कर दूं, HRCP का 3 घंटे पर मुश्तमिल ये एक सेशन रहा। नैयर बुखारी साहब वहाँ थे, फरतुल्लाह बाबर साहब वहाँ थे। एक लफ्ज़ नहीं वो कह सके आईनी अदालत के हक में। देखिए, हमने ये कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि बहुत मुकदमात का बोझ है, जो कि नहीं है, गलत हैं, वो आदाद व शुमार भी गलत हैं, आईनी मुकदमात की वजह से दीगर जो मुकदमात हैं आम साइलिन के वो नहीं चलते, तो इसका हल तो इंडिया में बहुत सालों से उन्होंने यही ढूंढा कि उन्होंने एक मुस्तकिल आईनी बेंच बना दिया, वहाँ पे आईनी नौयत के या सियासी नौयत के मुकदमात चले जाते हैं, बाकी जो आइली मुकदमात हैं, फौजदारी हैं, दीवानी हैं, वो चलते रहते हैं। तो आप भी ये कर दीजिए, 17 जज एक तरफ बिठा दीजिए, 5 जजों पर मुश्तमिल एक आईनी बेंच बना दीजिए और मामला हल हो गया। उस बेंच में आप कहते हैं हर सूबे की नुमाइंदगी हो, तो ये भी आप कर सकते हैं। क्या ज़रूरत है एक नई अदालत बनाने की? उसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है, ना बैरिस्टर अकील के पास है, ना फरतुल्लाह बाबर साहब के पास है, ना नैयर बुखारी साहब के पास है।
बात सिर्फ यही समझ में आती है कि ये चंद जजों को जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हैं, मंसूर अली शाह साहब और दीगर, उनको साइडलाइन करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बने और उनके साथ जो दीगर सीनियर जज साहिबान हैं वो इस आईनी बेंच का हिस्सा बन जाएं। ये मंजूर नज़र जजों को बिठाना चाहते हैं, क्योंकि राजा साहब वो अभी है भी कि वज़ीर क्लेम आज़म कर रहे हैं, मुकर्रर राना करेंगे। सनाउल्लाह साहब ने आज भी ये दावा किया हमारे नंबर पूरे हैं। आपको भी बला का एतमाद है कि मौलाना साहब तो उनके साथ नहीं जा रहे? ठीक है, देखें सर मुझे कुछ आप सवाल पूछने दें सर। देखिए, सर नंबर अगर उनके कल को पूरे सर आपको पता है कि स्पीकर ने फिर खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, कल को अगर इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर देता है स्पीकर के इस खत के ऊपर बाकी रिजर्व सीट्स के बंदे भी आप लोगों के ही इनको और ठक करके स्पीकर एयाज सादिक उनका हल्फ भी उठवा लेते हैं, देन दे आर गुड टू गो, बाद में चैलेंज करते रहिएगा सर। ऐसा ही है। देखिए, ये जो 63-1 का फैसला आया, इस फैसला कुछ भी हो सकता है फैसला बहुत अच्छा हो, दुरुस्त हो, पिछला फैसला हो सकता है गलत हो, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है, ये सब कुछ एक तबातुर से किया गया। 27 माह वो रिव्यू नहीं सुना गया। फायज ईसा साहब के भी 12 माह गुजर गए। इसको लगाया उस वक्त गया जब इसकी ज़रूरत नज़र आई कि इसके ज़रिए अब लोगों को तोड़ने का रास्ता जो है वो खोलो। ये बिल्कुल वाज़े बात है, वरना ये 3 महीने पहले भी हो सकता था, ये 2 महीने बाद भी हो सकता था। इसी तरह ये जो मखसूस नशस्तों का मामला है, उसके लिए भी राह हमवार की गई। पहले जो है बल्ला हमसे छीना गया, बल्ला छीनने की वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई कि PTI के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैं और आज़ाद को अब मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी। तो ये शुरू दिन से एक मंसूबा नज़र आता है कि किसी ना किसी तरीके से 2/3 अक्सरियत पैदा करनी थी ताकि आईनी तरामीम हो। राजा साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल ने काजी फायज ईसा साहब के लिए एक फेयरवेल डिनर भी अनाउंस कर दिया है। डज दैट मीन काजी साहब इज गोइंग फॉर शो, या अभी भी नहीं कह सकते आप ये? नहीं है, अभी कुछ नहीं कह सकते जी। देखिए, आखिरी दिन तक ये कोशिश है। जाहिर है काजी साहब इस पूरे निज़ाम जो पिछले 12-13 महीने का है उसके एक कलीदी सुतून की हैसियत से रहे हैं। जिस तरह उन्होंने इलेक्शन के मामलात को आगे नहीं बढ़ने दिया, हमारी इलेक्शन की पिटिशनें थी, पंजाब में स्टे किए रखा, उसके बाद इजाज़त दे दी इलेक्शन कमीशन को अपनी मर्जी के जज मुतय्यन करने की। इंतजार पंचोता बिल्कुल कुछ पता नहीं लगा। अब 3 दिन होने को आए हैं, नहीं पता जी वो अगवाशुदा हैं और बिल्कुल हमें नज़र आ रहा है कि किसने उनको अगवा किया। लेकिन ये एक जो खेल खेला जाता है क्या कि लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, हम ढूंढ रहे हैं, कोई क्या ढूंढ रहा है, हर एक को पता है कि वो कहाँ हैं, किसकी हिरासत में हैं, अगवाशुदा हैं। और जब इनके मकासद हल हो जाएंगे ये उनको छोड़ देंगे, जिस हालत में छोड़ेंगे वो हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान कुमराजा साहब, सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ और ऐसा मौजूद थे। दैट्स इट फॉर टुनाइट। आई विल सी यू ऑल ऑन मंडे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।